डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो देखिए, आप सभी का मैथ का एग्जाम हो गया है। अब आपको साइंस को फोड़ना है ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाला होगा। तो सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर हमने 50 प्रश्न ऐसे डिसाइड किए हैं, ठीक है, जो आपका एग्जाम में आने की 99% चांस है। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए इकट्ठा किया गया है। तो जल्दी से जुड़िए हमारे चैनल पर, और 2 वीडियो सब्जेक्टिव का आएगा, जल्दी से देख लीजिएगा इसको, ताकि बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आप ला सकते हैं। चलिए चलिए इसमें सवालों का जो जमावड़ा है वो देखता हूँ, शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है यहाँ पे, विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत आवेश के सतत या लगातार प्रवाह को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यह विद्युत धारा में प्रवाह इलेक्ट्रॉन के बहाव की वजह से होता है, और आवेश इसका होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। आवेश इसमें कैसे उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻19 कूलाम, ठीक है। यानी इसको -1 के बराबर मान लिया गया है, ठीक है। अगर फिर से इसको पूछा जाए तो विद्युत धारा के धनावेशों का प्रवाह कहा जाता है। धनावेश के प्रवाह की दिशा को विद्युत धारा की दिशा बोलते हैं। और विद्युत धारा को हम लोग मतलब आई से दिखाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। तो एमीटर जो एक तरफ जब भी अंतर लिखेंगे बीच में इसको बांट देंगे, ठीक है। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर पूछा जा रहा है आपको। तो एमीटर क्या करेगा, देखते हैं। तो इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है। एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, जो परिपथ में धारा कितना बह रहा है इसको हम लोग मापते हैं। और वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, तो वोल्ट मीटर की सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापते हैं। विद्युत परिपथ जो होता है उसके बीच में दो विभवांतर होता है, उसको मापते हैं। नेक्स्ट अंतर होगा, एमीटर इसे इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को देखिए, एमीटर को इस तरह से दिखाया जाता है, ठीक है। ए लिखा जाएगा, और इधर से ऐसे जोड़ के प्लस और माइनस ऐसे करके गोल घेरा कर लिया था। वोल्ट मीटर को दिखाने के लिए ऐसे किया जाएगा, फिर यहाँ से भी, और इधर प्लस और इधर माइनस, ऐसे करके इसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट होगा कि प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, जबकि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा होता है। एक अच्छे एमीटर की प्रतिरोध शून्य होती है, जबकि एक अच्छे वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यानी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा, अनंत, तब जाके वोल्ट मीटर को हम लोग अच्छा कहेंगे। और एमीटर जो थोड़ा कम होगा उसका प्रतिरोध, उसको हम लोग अच्छा कहेंगे। नेक्स्ट सवाल होगा, ओम का नियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ओम का नियम, तो देखिए, ओम ओम का जो ये होता है साइन इस प्रकार का होता है। और 1827 ईस्वी में इसको दिया गया था जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम के द्वारा, ठीक है। क्या बोला गया है इसमें, तो इसमें कहा गया है कि यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा उनके सिरों के बीच लगे विभवांतर की क्या होती है, समानुपाती। यानी आई समानुपाती क्या होता है, भी होता है, ठीक है। और भी समानुपाती क्या होता है, आई। और जहाँ पर आर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, आर यानी कि नियतांक होता है, ठीक है। आर होता है नियतांक। तो चलिए आगे इसको कैसे सिद्ध करेंगे देखेंगे। तो एक तो हम लोग पहले परिपथ बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक परिपथ बनाया जाएगा। यहाँ पे एक परिपथ देख लीजिए आप, यहाँ से परिपथ को बना दिए हैं। इसमें देखिए, यहाँ पर आपको बैटरी को जोड़ा गया है, एमीटर है, और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया गया है। पी क्यू दो बिंदु है, ठीक है। और यहाँ पर एक तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, और आगे यहाँ से एक प्लग लगा दिया गया है। बस इतना ही चीज़ है इसमें फिगर में। आगे सत्यापन इसका कैसे करेंगे, तो जैसे ऐसा फिगर लिखा गया इसको आराम से लिखेंगे दोस्तों, ज़्यादा इसमें हड़बड़ी वाली बात नहीं है। जस्ट आपको इसको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा बात है फिगर को आप देखिए और उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा। तो सत्यापन का बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं सत्यापन कैसे होता है। यहाँ पर साइन चेंज कर लेते हैं, पेन का थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो साइन में क्या हो जाएगा, देखिए साइन का, ठीक है। तो सबसे पहले परिपथ में बैटरी प्रतिरोध और एमीटर को श्रेणी क्रम तथा वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब परिपथ में धारा प्रवाहित की जाती है तो प्रवाहित धारा को, ठीक है, प्रवाहित धारा को क्या बोला जाता है, नोट कर लिया जाता है, ठीक है। जब परिपथ में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो परिपथ में एमीटर तथा विभवांतर को वोल्ट मीटर पर नोट कर लिया जाता है, और V/I मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब लगातार दूसरा तीसरा सेल जोड़ेंगे, मतलब हर बार लगातार अलग अलग सेल जोड़ा जाता है, यानी बैटरी को जोड़ा जाता है। अब प्रतिरोध द्वारा धारा का मान बदल बदल कर प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक स्थिति में V/I का अनुपात क्या होता है, समान आता है, ठीक है। और कहा जाता है कि आर क्या है, एक नियतांक है। आर क्या है, एक नियतांक है, ठीक है। इतना ही इसमें है। आगे विभवांतर को x अक्ष तथा धारा को y अक्ष लेकर एक ग्राफ पे ले खींचा जाता है। विभवांतर को x अक्ष में मापा जाएगा,
और इसको धारा को हम लोग वाई अक्ष में लेंगे और एक ग्राफ खींच देंगे। तो प्राप्त ग्राफ एक सरल रेखा में होता है। सरल रेखा ऐसे अगर प्राप्त करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर आर क्या होती है, यानी नियतांक होता है, मतलब एक एक सिंपल तरीके में ये पाया जाता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होता है, यानी विभवांतर बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा भी मेरा बढ़ेगा, क्योंकि ये पूरा नियत तरीके से बढ़ रहा है। विभवांतर बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा बढ़ती है और विभवांतर को घटाते हैं तो विद्युत धारा घटती है। लास्ट में अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो यहाँ से आप एक फिगर बना दीजिएगा। फिगर में देखिए यहाँ पर वाई अक्ष लिया गया है 0 और एक्स अक्ष लिया गया है। यहाँ पे इधर विभवांतर को नोट किया गया है, इधर धारा को। जैसे जैसे इसको बढ़ाया जा रहा है देखिए यहाँ पर एक निश्चित तरीके से यहाँ पर ये बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। और यही हुआ आपका क्या, ओम का नियम, ठीक है। आई होप ये सभी समझ में आ गया। अब एक सवाल आता है छोटा सा कि ओम के नियम में ताप को स्थिर क्यों रखा जाता है। तो ओम का नियम में ताप को स्थिर इसलिए रहता है क्योंकि ताप के बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ताप अगर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे धारा का मान घट जाता है और इसमें ताप को स्थिर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल होगा कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई भी चालक जो होता है उसका प्रतिरोध है वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो वह कारक जिन पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है वह क्या है, निम्न है, ठीक है। सबसे पहला है चालक तार की लंबाई। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये, चालक तार की लंबाई। तो चालक तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है और उसके लंबाई घटाने से प्रतिरोध घटता है। इस तरह प्रतिरोध चालक तार की लंबाई का क्या होता है, समानुपाती, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए इतना चालक तार लिया गया है और बीच में जो गोल घेरा दिया गया है ये प्रतिरोध को, इलेक्ट्रॉन का बहाव दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए ज़्यादा रुकावट है, मतलब लंबाई ज़्यादा है तो रुकावट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसलिए आर समानुपाती किसका होता है, एल का, यानी प्रतिरोध लेंथ का समानुपाती होगा। अगर इसको लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध का होना यह निर्भर करता है कि उस पर चालक तार का यूज किस प्रकार हो रहा है। आगे सेकंड है चालक तार की मोटाई। तो चालक तार की मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध घटता है और मोटाई के घट जाने से प्रतिरोध बढ़ता है। इस तरफ चालक तार प्रतिरोध चालक तार की मोटाई के व्युत क्रमानुपाती होता है, यानी अगर मोटा रहेगा तो रुकावट कम होगा, आराम से इसमें पार हो जाएगा, और पतला रहेगा तो रुकावट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा कि चालक तार की प्रकृति, चालक तार की प्रकृति, ठीक है। तो कैसे इसको देखेंगे, तो अलग अलग समय चालक तार की प्रतिरोध अलग अलग होती है। अलग अलग चालक तार की प्रतिरोध क्या होती है, अलग अलग। इस तरह किसी चालक का प्रतिरोध चालक तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे लोहा का तार रहेगा और तांबा का तार, तो अलग अलग प्रतिरोध होगा दोनों में। नेक्स्ट होगा चालक के तापमान पर, ठीक है। तो चालक के तापमान पर क्या होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर, तो जब चालक पदार्थ का ताप बढ़ता है तो उस पदार्थ का प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, जैसे मैग्नीज, सिल्वर, जर्मन सिल्वर इत्यादि, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि आर जो होता है वो आई के समानुपाती होता है और आर जो होता है ए और लंबाई के व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक है, व्युत क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट सवाल होगा कि श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। काफी जबरदस्त सवाल है ये, श्रेणी क्रम समूहन के लिए समतुल्य प्रतिरोध की गणना। तो सबसे पहले श्रेणी क्रम में आपको सबको बनाना होगा, ठीक है। और इसमें समतुल्य का मतलब क्या होता है, जो इधर V1 V2 R1 R2 R3 को मिला के जो आएगा वो आपका RS आ जाएगा, ठीक है, वो आपको RS ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको क्या, एक फिगर बना लेंगे और लिखेंगे इस प्रकार से कि माना R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध है जिन्हें किसमें, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, ठीक है। किसमें जोड़े हम लोग, तो श्रेणी क्रम में इसको जोड़ दिए हैं, ठीक है। और आगे उन प्रतिरोधों को एक भी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया जिसके कारण परिपथ में आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। सारा चीज आपको फिगर देख के करना है, यहाँ पे याद करने वाली समस्या कुछ भी नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखेंगे कि साथ ही R1 के पास विभवांतर V1 है। देखिए यहाँ पे आप फिगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। R1 के पास विभवांतर क्या है, V1 है। R2 के पास V2 है। R3 के पास क्या है, V3। और RS के पास क्या है, तो एक I है। सबको मिला जुला के तो I निकलेगा ना, तो सबको मिला के I कर दिए। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, तो परिपथ विभवांतर V3 है। अब एक दूसरा परिपथ लिया गया जिसमें हमने यह दिखाया कि R1 R2 और R3 मिलकर जितना प्रतिरोध उत्पन्न करता है उतना ही प्रतिरोध एक और परिपथ RS करता है, क्योंकि उसे भी एक भी बैटरी से जोड़ा गया है, जिससे उसमें भी आई एम्पियर की धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। अब ओम के नियम से हम लोग जानते हैं क्या कि V बराबर IR होता है। V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ पे V1 निकालेंगे तो हो जाएगा IR1, V2 निकालेंगे IR2 हो जाएगा, V3 निकालेंगे IR3 हो जाएगा। और समतुल्य प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, तो V बराबर IRS निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है समीकरण 1 2 3 को जोड़ने से
क्या जोड़ेंगे, तो V1 V2 V3 और मतलब लेफ्ट हैंड साइड और RHS वाले को जोड़ेंगे। तो V1 V2 V3 और R1 IR1 RER2 और IR3। तो भी ये सब तीनों को जोड़ेंगे तो क्या निकल जाएगा, भी निकल जाएगा। और यहाँ से आई सब जो है कॉमन लेंगे, R1 R2 R3 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 4 से भी का मान रखने पे, ठीक है, तो भी बराबर क्या होता है, IRS होता है। अब भी का मान रख देंगे तो क्या हो जाएगा, IRS। और इधर IRS का क्या मान आ रहा है, तो आई, ठीक है, R1 R2 R3। तो आई यहाँ से कट जाएगा और क्या बच जाएगा, RS बराबर R1 R2 R3। और देखिए यही तो हमको निकालना था कि सबका प्रतिरोध जोड़ेंगे R1 R2 और R3 का, और इसको आना चाहिए था क्या, RS, यानी सबको जोड़ने के बाद RS आना चाहिए था, वही चीज मेरा आ गया। तो ये है समतुल्य प्रतिरोध का गणना किससे, श्रेणी क्रम से, ठीक है, मतलब श्रेणी क्रम समूहन के लिए। नेक्स्ट सवाल होगा समांतर क्रम का, काफी जबरदस्त सवाल समांतर क्रम का भी है, ठीक है। आगे समांतर क्रम में, तो देखिए इसमें भी समांतर क्रम किस, श्रेणी क्रम किस तरह होता है, तो श्रेणी क्रम होगा आपका ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे बनेगा। श्रेणी क्रम जो बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। और समांतर क्रम कैसे होगा, तो इस सबको मिला के एक साथ जोड़ दिया जाएगा ऐसे करके, ठीक है। ऐसे करके अगर जोड़ दिया जाता है तो वो क्या होगा, समांतर क्रम। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। समांतर क्रम के लिए हमको समतुल्य का गणना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले आप देखिए फिगर बनाया गया है, यहाँ पे एक विद्युत परिपथ बनाया गया है, इसमें एक बैटरी, मतलब एक बैटरी को जोड़ा गया है, आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ वोल्ट को जोड़ा गया है, और आई R1 मतलब R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है, और इधर I1 I2 I3, और यही चीज इधर भी निकल रहा है सेम। तो बाद में क्या निकल रहा है, आई निकल रहा है। और एक तो समतुल्य प्रतिरोध के लिए भी हम लोग यहाँ पर बना रखे हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो माना R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध को किस में जोड़े हम लोग, समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। इन्हें एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिससे परिपथ में क्या हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब एक समतुल्य प्रतिरोध बनाया गया है जो तीनों के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रतिरोध के बराबर प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, और इसे आरपी से दिखाया जाता है, ठीक है। आरपी से हम लोग क्या किए, दिखा दिए। अब क्या करेंगे, अब ओम का नियम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब ओम के नियम से तो क्या हो जाएगा, आई बराबर भी बट्टे आर। ओम का नियम ये भी होता है ना, तो आई बराबर भी बट्टे आर, क्योंकि यहाँ पर हमको बट्टे में चाहिए सारा चीज। अब होगा I1 क्या निकालेंगे, तो भी बट्टे R1, I2 भी बट्टे R2, और I3 बराबर भी बट्टे R3। समतुल्य प्रतिरोध से आई बराबर क्या हो जाएगा, तो भी बट्टे RP का हो जाएगा। नेक्स्ट है समीकरण 1 2 3 को जोड़ने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड को सबको एक साथ जोड़ देंगे, I1 I2 I3, और यहाँ पर हो जाएगा V1 भी बट्टे R1 भी बट्टे R2 और भी बट्टे R3। इधर सबको जोड़ने के बाद मेरा क्या आएगा, तो सबको जोड़ने के बाद आई आएगा, क्योंकि सबको मिला के ही जोड़ना था, तो आई आएगा। और यहाँ पे भी को हम लोग कॉमन लेंगे, तो ऊपर बच जाएगा 1/R1, फिर 1/R2 और 1/R3। अब समीकरण 4 से तो आई बराबर क्या निकला था, V/RP। तो V/RP वाला मान रख देंगे, V/RP बराबर क्या हो जाएगा, तो V और R1 R2 और I3 1/R3। और यहाँ से फाइनली मेरा क्या निकल जाएगा, 1/RP, ठीक है। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यही चीज हमको प्रूफ करना था। नेक्स्ट सवाल होगा कि विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के ही क्यों बनाए जाते हैं। तो विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्तरियों के तापन अवयव शुद्ध धातु के ना बनाकर किसी मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। मिश्र धातुओं का उच्च ताप पर शीघ्रता से उपचयन नहीं हो पाता है। जब इन मिश्र धातुओं से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह गर्म हो जाती है, और इसलिए इसे मिश्र धातु के ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो विद्युत लैंप का जो तंतु बनता है उसमें टंगस्टन का उपयोग होता है, क्यों होता है, तो टंगस्टन का उपयोग प्रतिरोध एवं गलनांक क्या होते हैं, दोनों उच्च होते हैं। प्रतिरोध भी उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। जिसके चलते क्या होता है, प्रतिरोध उच्च होता है तो सारा उसमें प्रभाव टकरा के और इसमें ज़्यादा उष्मा देगा, और गलनांक उच्च होगा तो तुरंत इस गलेगा भी नहीं। आगे टंगस्टन उच्च प्रतिरोध की वजह से बहुत जल्द विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा से विद्युत प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। टंगस्टन की प्रतिरोधकता उच्च तापमान के साथ परिवर्तित नहीं होती है, और इसका गलनांक उच्च होने के कारण ये तुरंत गलता नहीं है। नेक्स्ट सवाल होगा कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या परिकलित कीजिए, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, माइनस का 1.6 होता है। अब आगे 1.6 गुना 10⁻19 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो 1 है, ठीक है, 1 है यहाँ पर। इसलिए 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो 1/1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम
अब यहाँ से इसको जब सोल्व किया जाएगा तो 1.6 को हटा के यहाँ 0 बैठाएंगे, 1.6 को हटा के यहाँ 0 बैठाया गया, यही चीज़ यहाँ किया गया, और 10/19 माइनस हट गया यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 6.25 गुना 10⁻18। नेक्स्ट सवाल है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं देखिए, तो किसी भी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र को जिस काल्पनिक रेखाओं द्वारा दिखाया जाता है उस काल्पनिक रेखाओं को उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ देखिए नॉर्थ और साउथ का एक चुंबक लिया गया है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ का एक चुंबक लिया गया, इसको दिखाया गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही है और इधर से घूम रही है, ठीक है। अब आगे है कि इसकी दिशा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा स्पर्श रेखा बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखा दिशा क्या बताता है, तो स्पर्श रेखा को बताता है। अब है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपको पूछा जाएगा, चुंबकीय बल रेखाएं या तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के क्या गुण हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पहला गुण है कि पहला गुण क्या है दोस्तों, तो पहला गुण है यहाँ पे, पहला गुण है कि उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है, ठीक है, प्रवेश करती है, खत्म नहीं होती। आगे प्रवेश करने के बाद चुंबक के अंदर यह दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर प्रवेश करती है, यानी चुंबक के बाहर यह नॉर्थ टू साउथ जाती है और चुंबक के अंदर क्या है साउथ टू नॉर्थ जाती है। और आगे बात करेंगे कि ध्रुवों के सामने क्षेत्र रेखाएं काफ़ी घनी होती है, यानी सघन होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। क्षेत्र रेखाओं की निकटता ये बताती है कि वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कितनी अधिक है। जहाँ क्षेत्र रेखाएं काफ़ी फैली होती है वहाँ इसकी प्रबलता काफ़ी कम होती है। जैसे चुंबक यहाँ लेंगे और इसका ऐसे करके फैला रहेगा, ठीक है, अगर यहाँ फैला रहेगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रबलता क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ यहीं से निकल रहा है ना, यहाँ से, तो फिर इसका प्रबलता क्या होगा, सामने ज़्यादा होगा, यानी चुंबक के पास क्या होती है, प्रबलता ज़्यादा होती है। ये क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है और ये क्षेत्र रेखाएं एक बंद लूप का निर्माण करती है। ऐसे ऐसे करके क्षेत्र जाता है, ठीक है, तो इधर से निकलेगा इधर जाएगा, तो ये एक बंद लूप का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर नॉर्थ रहे चुंबक रहेगा तो इसका क्षेत्र रेखा ये हुआ, तो बंद लूप का निर्माण किया या नहीं किया, तो एक बंद लूप का निर्माण करता है। नेक्स्ट सवाल होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है। देखिए अब क्यों नहीं करती है, तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती क्योंकि जब ये दोनों स्पर्श करेंगी तो कंपास यानी चुंबकीय सुई को एक ही समय में दो बिंदुओं की दिशा बतानी होगी और चुंबकीय सुई एक समय में एक ही दिशा को बता पाएगा, इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे या दो दिशा को नहीं बता पाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर, देखिए यहाँ पे एक चुंबक है और इसका दो रेखा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सुई रखेंगे, स्पर्श रेखा 2 और 1, एक ही समय में चुंबक दो दिशा कैसे बताएगा, नहीं बता सकता है। नेक्स्ट सवाल होगा विद्युत मोटर क्या है। इसका सवाल ऐसे पूछा जाएगा, विद्युत मोटर क्या है, इसके बनावट और क्रियाविधि को समझाइए। तो देखिए इसको समझा देते हैं अच्छे से, काफ़ी ज़बरदस्त सवाल है ये विद्युत मोटर, ठीक है। तो क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है, और यानी घूमती हुई ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा को क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सिद्धांत कैसे है इसका सिद्धांत, तो जब एक धारावाही चालक तार को चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करने लगता है। अगर चालक घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से वह एक निश्चित दिशा में घूमने लगेगा। फ्लेमिंग का बाएं हाथ में क्या बताया गया है, ये घूमने लगता है। अब इसका बनावट, ठीक है, बनावट कैसे रखेंगे, तो इसका बनावट हो जाएगा, ठीक है। बनावट आप देखिए क्या करेंगे, पहले एक आप देख लीजिए बनावट को एक बार देख लीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ताकि अच्छे से इसको समझ में आ सकता है। एक बार बनावट को देख लीजिए यहाँ से। तो सबसे पहले कुंडली है ना, सबसे पहले कुंडली, यानी कुंडली किसको बोलते हैं हम लोग, आर्मेचर को बोलते हैं। अब देखिए बोला गया एक शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच में एक तांबे की तार की बनी कुंडली को व्यवस्थित किया गया। क्या बोला गया, एक शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच में एक तांबे की तार को यानी यहाँ पर एक नाल चुंबक लिया गया और इसके बीच में हम लोग एक धारावाही चालक तार को, एक नाल चुंबक ऐसे लिया गया था, ठीक है, और इसके बीच में हम लोग धारावाही चालक तार को रख रहे थे। कुंडली के दोनों सिरों से एक एक अर्धवलय जुड़े होते हैं। अर्धवलय कहाँ पर है, तो देखिए अर्धवलय यहाँ पर एक दो अर्धवलय है ना, तो दोनों अर्धवलय जुड़ा होता है। उन वलियों से कार्बन यानी ग्रेफाइट के ब्रश जुड़े होते हैं। ब्रशों से एक चालक तार एक परिपथ से जुड़ा होता है। तो क्रियाविधि क्या होगा, इसकी काम कैसे करता है दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा कि जब इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली के एक सिरे पर AB बाहर की ओर तथा CD दूसरे सिरे पर अंदर की ओर बल लगाता है और बलों का युग्म घूम कर क्या करता है, तो ये बलों का दोनों युग्म घूम कर ही ये विद्युत धारा में सारा काम करता है। देखिए एक बार इसको फिगर को अच्छे से समझा देते हैं आपको ताकि कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं रहेगा।
देखिए क्या बोला गया, एक शक्तिशाली नाल चुंबक लिया गया है, इसके बीच में तार का कुंडली को रखा गया है और इसके साथ ग्रेफाइट के अर्धवलय जोड़े गए, इसके साथ एक बैटरी को जोड़ दिया गया। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये कुंडली जो है ना वो कुंडली घूमते चला जाएगा, ठीक है। एक कुंडली अंदर जाएगा और एक कुंडली बाहर आएगा। तो फ्लेमिंग के नियम के अनुसार ये चीज क्या करेगा, घूमते रहेगा और घूमते घूमते फिर क्या करेगा, तो विद्युत मोटर का सारा काम कर देगा। आगे डायनेमो यानी विद्युत जनित्र, ठीक है। काफी जबरदस्त सवाल ये भी रहेगा। तो जनित्र, डायनेमो या तो फिर विद्युत जनरेटर, सब कुछ एक ही को बुलाया जाता है। तो जनित्र वह युक्ति है यानी मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है, जो कि इसमें कुंडली के घूमने के बाद ही विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली एक युक्ति है कौन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो माइकल फैराडे ने दी थी। अब इसका बनावट देखेंगे तो इसका भी बनावट लगभग विद्युत मोटर के जैसा है, लेकिन कुछ इसमें अलग है। इसमें एक अलग इसमें पूरा पूरा वलय होता है, ठीक है। तो एक शक्तिशाली नाल चुंबक के बीच में एक तांबे की बनी एक तार की कुंडली को व्यवस्थित किया जाता है, जिसे आर्मेचर कहते हैं। इस कुंडली के सिरे में दो पूर्ण वलय को जोड़ते हैं और वलय से कार्बन के ब्रश की सहायता से उससे बाहर में एक परिपथ जोड़कर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है। यहाँ पर लगा दिया गया, देखिए आप एक बार फिगर को अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करेंगे इसकी क्रियाविधि का, तो देख लीजिए इसको जूम कर दिया जा रहा है, एक बार फिगर को देख लीजिए। अब क्रियाविधि क्या है, तो जब आर्मेचर कुंडली घूमती है तो उसके दोनों सिरों में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है, जो वलयों के माध्यम से लगी परिपथ में चली जाती है, परिपथ में चली जाती है। ये धारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के माध्यम से ही कार्य करती है। इसमें हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल जाती है, ठीक है। इसमें हर आधे चक्कर के बाद धारा की दिशा बदल जाती है। धारा शून्य से आगे तथा आगे से शून्य में बदलता रहता है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। इसमें पूर्ण वलय इसलिए लिया जाता है ताकि एसी अल्टरनेटिव करंट मिले। अर्ध वलय से डीसी उत्पन्न होता है। अर्ध वलय से क्या होता है, डीसी, लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पर चाहिए पूरा ये चीज़, ठीक है। यानी कि पूर्ण वलय चाहिए, और पूर्ण वलय से क्या होगा, ताकि इसमें करंट जो होगा दौड़ेगा वो एसी मिले, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। नेक्स्ट है, किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है, या तो फिर लघु पथन या शॉर्ट सर्किट क्या होता है। तो जब दो नंगे तार यानी विधुन्मय तार और उदासीन तार आपस में संपर्क में आते हैं तो उसमें चालक तार का प्रतिरोध शून्य हो जाता है, जिससे रुकावट उत्पन्न करने वाला कोई नहीं होता है और विद्युत धारा काफी तेजी से प्रवाहित होने लगता है, जिससे परिपथ में लगे सारे उपकरण जल जाते हैं या उड़ जाते हैं। इसे ही लघुपतन या शॉर्ट सर्किट कहा जाता है। आगे आती भारण और लघुपतन से बचने के उपाय, या घरेलू परिपथ में अतिभारण से बचने के उपाय। तो तारों का संबंधन कसा होना चाहिए, फ्यूज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उड़ जाए तब अच्छा। दो परिपथ का उपयोग हल्के और भारी उपकरण करने के लिए करेंगे और नंगे पैर कार्य नहीं करेंगे। पानी छूकर कार्य नहीं किया जाना चाहिए। जब कोई कार्य करे तो उसके आसपास की सावधानी देखें और प्लस कोई आदमी से टच ना करें। परिपथ को मेंस से जब भी जोड़े कई हिस्सों में बांटे, जिससे लोड ज़्यादा नहीं पड़ेगा। आगे अच्छे तारों का प्रयोग होना चाहिए। तारों की मोटाई भी अच्छी होनी चाहिए और जब कुछ जोड़ रहे हो तो उसे टेप से अच्छी तरह से लपेट दिया जाना चाहिए। एक तार में ज़्यादा लोड नहीं देना चाहिए, जैसे फ्रिज, एसी, हीटर इत्यादि बड़े उपकरणों को अलग तार के साथ जोड़ें। फ्यूज को हमेशा गर्म तार यानी विधुन्मय तार से जोड़ना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल है कि चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई क्यों विक्षेपित हो जाती है। तो चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित इसलिए हो जाती है क्योंकि चुंबक अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगता है और साथ ही यह क्षेत्र चुंबकीय सुई पर एक चुंबकीय बल आरोपित करता है, जिससे सुई विक्षेपित हो जाती है। जब एक चुंबक को दिक्सूचक के निकट लाया जाता है तो इस चुंबक द्वारा कंपास के सुई पर चुंबकीय बल लगाया जाता है। आगे सवाल है कि भूसंपर्क तार क्या है। धातु के आवरण वाले विद्युत साधितों को संपर्कित करना क्या आवश्यक है। तो भूसंपर्क तार सुरक्षा का एक साधन होता है। इसे घर के नजदीक धरती में दबे धातु की प्लेट से जोड़कर बनाया जाता है। इस तार के होने से विद्युत का झटका कम लगता है क्योंकि यह रिटर्निंग करंट को वापस पृथ्वी पर लगी धातु के प्लेट में पहुंचा देता है। इसे भूसंपर्कित किया जाता है क्योंकि हमारा शरीर का प्रतिरोध भूसंपर्क तार से बहुत अधिक है। ज़्यादा से ज़्यादा धारा भूसंपर्क तार से पृथ्वी में चला जाता है और कम ही धारा हमारे शरीर में बहती है। इसके चलते भी भूसंपर्कित इसको, और इस तरह से धात्विक उपकरण छू लेने के बाद भी हमें झटका नहीं लगता है। यह हरा रंग का होता है, ठीक है, यह हरा रंग का होता है। नेक्स्ट सवाल है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है क्योंकि जब वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है और इसे जलाने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए इससे पहले रेगमाल क्या होती है, साफ करने वाली, रेगमाल द्वारा ऑक्साइड को पहले साफ किया जाता है और उसके बाद मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है।
नेक्स्ट सवाल है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तब विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ये सारे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर का विस्थापन कर देता है और लोहे का सल्फेट बनाता है, ठीक है, जो कि हरा रंग का होता है। इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है क्योंकि यह रंग गहरा नीला होता है जो बदल कर हरा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, Fe, तो FeCu4 लिया गया है, यहाँ पर ये नीला था। अब यहाँ से Fe और SO4 बन गया और Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया उसके उसके विलयन यौगिक से, और ये हरा हो गया, तो इसका रंग भी बदल गया ना, इसके चलते इसका रंग बदल जाता है। आगे, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो सभी जीव जीवित रहने के लिए भोजन करता है और भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाता है। यह ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है और इस विशेष दहन अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन। क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक बार समीकरण देख लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट सवाल होगा, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे से के विपरीत होता है, इसलिए वियोजन को संयोजन के विपरीत अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब वियोजन में आप देख लीजिए, तो वियोजन में AB प्लस ऊर्जा बन रहा है, ठीक है, और A प्लस B दो भाग में टूट गया, या तो फिर H2O लेंगे तो H2 प्लस O2 में टूट गया। वियोजित का मतलब क्या होता है? टूटना। और संयोजन में जुड़ना हो रहा है, A प्लस B मिलकर क्या बना रहा है? AB प्लस ऊर्जा, या तो फिर H2O2 मिलकर क्या बना रहा है? H2O। तो यहाँ पर जोड़ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं विपरीत। आगे, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तु को हम पेंट इसलिए करते हैं क्योंकि संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है और इस होने वाले क्षय से बचाने के लिए उस पर पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे और वायु के बीच संपर्क नहीं हो पाता है और लोहे की वस्तुएं बहुत कम समय तक सुरक्षित रहती है, ठीक है, तो इसीलिए पेंट करते हैं। आगे, तेल और वसा युक्त पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? तो तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थ वायु से क्रिया करके विकृत गंधित हो जाते हैं, यानी खराब हो जाते हैं। नाइट्रोजन सामान्य ताप पर आसानी से अभिक्रिया नहीं करती है, इसलिए तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार इसका हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट सवाल और अंतिम सवाल है कि अम्ल और क्षारक में क्या अंतर होता है? तो देखिए, अम्ल और क्षारक में क्या होता है? अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है, जबकि क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, यानी तीखा होता है। अम्ल जल में घुलकर H प्लस आयन देते हैं, जबकि क्षारक जो है जल में घुलकर OH माइनस देते हैं। जो रहेगा वही देगा, OH माइनस होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, जबकि क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। अम्ल जो है मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, जबकि क्षारक मिथाइल ऑरेंज को नीला करता है। नेक्स्ट है, अम्ल जो है तो अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जबकि क्षारक धातु के ऑक्साइड होते हैं। अम्ल प्रोटॉन दाता होता है, जबकि क्षारक प्रोटॉन ग्राही होता है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। नेक्स्ट है, अम्ल जो है इलेक्ट्रॉन निर्धन के यौगिक होते हैं। अम्ल क्या है? तो इलेक्ट्रॉन निर्धन यौगिक होते हैं, जबकि क्षारक इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक होते हैं। अम्ल इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को ग्रहण करता है, जबकि क्षारक इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी का त्याग करता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, ठीक है, अम्ल क्या करता है? नीला लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। आगे, अम्ल क्षारक को उदासीन करता है। अम्ल क्या करता है? क्षारक को उदासीन करता है। अम्ल है क्षारक को उदासीन करता है, जबकि क्षारक अम्ल को उदासीन करता है। और अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और क्षारक भी दो प्रकार के होते हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। आगे, अम्ल जो है वो धातु से अभिक्रिया करके H2 देता है, ठीक है, और यहाँ देख लीजिए आप लोग क्या दे रहा है, तो Na प्लस HCl है और NaCl प्लस H2 दे रहा है, यहाँ पे H2 देता है, जबकि क्षारक जो है धातु से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए HCl और H2 है, यानी H प्लस आयन दे रहा है कि नहीं, तो H प्लस आयन देता है और Cl का माइनस आयन देता है, और यहाँ देखिए OH का माइनस आयन देता है, ठीक है। तो ये रहा आपका अम्ल और क्षारक में अंतर। तो आज हमने डिस्कस किया पूरा कम से कम 20 से 25 सवाल डिस्कस किया है सब्जेक्टिव के लिए, और एक वीडियो आपको और मिलेगा सब्जेक्टिव से रिलेटेड, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का ये रहेगा, ठीक है, संकलन है। और जल्दी से जल्दी आप वीडियो को कमेंट करके बताइए कि ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं और आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन, और इसी प्रकार आप लोग तैयारी में जुड़ते चले जाइए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।